हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे बायोकॉन स्टॉक को। आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैंने बहुत दिनों से जो है कोई वीडियो नहीं डाली। दरअसल मैं किसी और प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी था और स्टॉक मार्केट में ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जो है आई एम फाइनली डन विद दैट प्रोजेक्ट एंड आई एम फाइनली बैक विद मेकिंग वीडियोस। तो आगे आप जो है आने वाले वीक्स में जो है हर वीक एक वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बायोकॉन की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं इस वीडियो में किस किस बारे में बात करूंगा। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा कि जो है वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैं इस कंपनी को एनालाइज करने बैठा। वो कौन से ट्रिगर्स थे, क्या वो ट्रिगर अभी भी वैलिड हैं। उसके बाद जो है कंपनी की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री समझेंगे, कंपनी किन किन सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, अपना रेवेन्यू कैसे कमाती है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कंपनी की बिजनेस स्टोरी के बारे में, यानी कि कंपनी जो है उसकी कौन सी ट्रिगर्स हैं। अगर हम उसकी एक ट्रेजेक्टरी समझेंगे कि भाई ये जो है अपनी हिस्टोरिकली और अभी जो है अपना किस तरीके से जो है इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे जो है अपनी वैल्यू चेन में जो है ये धीरे धीरे आप मूव कर रही है। उसके बाद जो है बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स की और फाइनली जो है एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इस कंपनी को मैं एनालाइज करने क्यों बैठा। तो रिसेंटली जो है अगर आपने भी न्यूज़ सुनी होगी तो कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी कि जो है बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जो कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि बायोसिमिलर्स में डील करती हैं, उसकी जो एमडी थी उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एक तो ट्रिगर ये था, तो और दूसरा जो ट्रिगर था, इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे। ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, खासकर जो इनकी एपीआईज और जो इनका फॉर्मुलेशन का बिजनेस है उसमें जो ग्रोथ थी वो थोड़ी कम थी, इनफैक्ट डी ग्रोथ थी। तो उसका रीज़न मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एनालाइज करूं और पता लगाऊं कि आखिर क्या रीज़न है। क्या हो सकता है कि क्योंकि कंपनी मुझे पता था कि बहुत अच्छी कंपनी है, तो मुझे लगा शायद ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम हो और लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट हो। तो इस वजह से हो सकता है कि जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पर जो है अवेलेबल हो। इस वजह से जो है मैं इस कंपनी को जो है एनालाइज करने बैठा। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं कि क्या ये कंपनी एक्चुअली में अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू मी, और जो है किस तरीके से, क्या ये जो एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, क्या ये परमानेंट प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में जो है मैं इसमें एक इन्वेस्टमेंट थीसिस भी डिस्कस करूंगा जो कि मैं पर्सनली यूज़ करूंगा। तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बायोकॉन के बारे में। तो बायोकॉन जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है एक बायोकेमिकल्स की कंपनी थी। इनिशियली जो है ये कंपनी 1978 में जब एस्टैब्लिश हुई थी तो ये एक एंजाइम बनाने वाली कंपनी थी। तो जैसे अगर आप इंडिया में देखेंगे कि भाई जैसे एडवांस्ड एंजाइम एक कंपनी है, ये एंजाइम्स बनाती हैं। एंजाइम्स क्या होती हैं? एंजाइम्स कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल मतलब सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जो है किसी भी चीज़ को ब्रेक करने में जो है उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में जो है काम करते हैं और एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन को तेज करने के लिए। तो एंजाइम्स जनरली जो है यूज़ होते हैं जैसे कि वॉशिंग पाउडर में हुआ, या फिर आपके सोप्स में हुआ, या फिर इंडस्ट्रियल केमिकल्स में हुआ। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक एक स्पेशलिटी केमिकल की तरह आप इसे समझ सकते हैं। और जनरली जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो है बनते हैं, जिस सेम प्रोसेस जिससे जो है बियर वगैरह भी बनती है। तो बायोकॉन जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो है स्पेशलाइज करती थी। तो धीरे धीरे जो है बायोकॉन ने जो एज अ कंपनी जो है अपने आप को जो है धीरे धीरे वैल्यू चेन में जो है ऊपर मूव करना शुरू करा। इसके बारे में मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो फ्रॉम एन एंजाइम कंपनी जो है इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू अ बायोफार्मा कंपनी। अब एक बायोफार्मा कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि बायोकेमिस्ट्री का यूज करके फार्मा यानी कि दवाइयां बनाती है। तो आगे जाके मैं थोड़ा और डिटेल में इनकी दवाइयों के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आखिर एक बायोफार्मा कंपनी कैसे ऑपरेट करती है और क्या क्या काम करती है। तो जैसा कि मैंने बताया, बायोकॉन इज अ लीडिंग बायोटेक कंपनी। तो लेकिन अगर हम इनके प्रोडक्ट्स वगैरह देखेंगे तो ये सारी दवाइयां बनाते हैं। तो बेसिकली अब ये समझते हैं कि एक नॉर्मल फार्मा कंपनी और एक बायोटेक कंपनी, आखिर इनमें डिफरेंस क्या होता है। इनमें जो मेन डिफरेंस रहता है वो ये रहता है कि जो फार्मा कंपनीज हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अगर मैं जेनेरिक्स की बात करूं या उनकी जो फॉर्मुलेशंस रहती हैं वो केमिकल बेस से बनते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस करते हैं, उनसे एपीआईज बनती हैं
उन उन केमिकल्स को यूज़ करके जो एपीआईज बनती है उनसे दवाइयाँ बनती हैं। तो अगर हम उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें देखते हैं तो वो उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। वहीं जो एक बायोकेमिकल कंपनी होती है वो बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करती है, यानी कि जो आपके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हुए, जैसे कि आपके लिविंग सेल्स हुए, जैसे कि आपके टिश्यूज़ हुए, जैसे कि आपके हार्मोन्स हुए, इस तरीके की चीज़ें, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स से डिराइव्ड जो आपकी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ करके जो है ये लोग फार्मा मतलब दवाइयाँ बनाते हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये एक बायो फार्मा कंपनी है, यानी कि बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं और उससे जो है ये लोग फार्मा यानी कि दवाइयाँ बनाते हैं। तो ये अगर मैं बायोकेमिकल्स की बात करूं या पर्टिकुलर मतलब इनकी बात करूं तो ये इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू जो है आपकी केमिकली डिराइव्ड जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है और इतनी आसानी से जो है मतलब उन्हें रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता। तो अभी आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कि आखिर बायोसिमिलर्स होते क्या हैं, क्योंकि बायोसिमिलर्स जो है इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट डोमेन है और जो है इनका मेन ग्रोथ इंजन है। अगर मैं इस समय की बात करूं तो कंपनी का धंधा अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना होगा कि ये किस पर्टिकुलर सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं। तो मेन उससे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि किस तरीके की जो है बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये जो है मेनली क्रॉनिक इलनेस में डील करते हैं बजाय अक्यूट इलनेस के। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर क्रॉनिक और अक्यूट इलनेस में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि एक नॉर्मल फार्मा कंपनी से ये कैसे डिफर करती हैं। तो एक अक्यूट इलनेस ऐसी इलनेस होती है जैसे कि आपको कोई जुकाम हुआ या बुखार हुआ, जो कि कुछ दिनों के लिए रहती हैं और फिर जो है अगर आप दवाई लेते हैं तो वो इलनेस ठीक हो जाती है। वहीं एक इलनेस होती है जिसका नाम होता है क्रॉनिक इलनेस। क्रॉनिक इलनेस का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली इलनेस होती है। इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वो इलनेस और ज़्यादा बढ़ती जाती है बजाय कम होने के। और उसकी जो है ऐसा नहीं होता कि बस आपने दवा खा ली और आपकी इलनेस जो है वो ख़त्म हो गई। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे डायबिटीज़ एक ऐसी डिसीज़ है जो कि एज के साथ साथ जो है वो अगर किसी को हो जाती है तो ज़िंदगी भर उसे वो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या फिर जो है अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। तो इस तरीके की जो बीमारियाँ हैं वो जनरली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि जो है आजकल जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि भाई लोग वॉक करना बहुत कम हो गया है, चलना फिरना कम हो गया है, ज़्यादातर चीज़ें मशीनें कर रही हैं, तो उस सेंस में जो है इंसान क्योंकि कम काम कर रहा है तो इस तरीके की बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं और ये जनरली जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जनरली नहीं फैलती हैं। तो बायोकॉन जो है सिर्फ क्रॉनिक इलनेस में डील करती है। अब मैं थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूँ आपको कि बायोसिमिलर्स क्या होते हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, क्योंकि बायोसिमिलर्स ही इनका जो है मेन कोर इंजन है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाएंगे इन फ्यूचर। तो एक चीज़ होती है बायोलॉजिक्स और एक चीज़ होती है बायोसिमिलर। तो बायोलॉजिक्स जो है, जब कोई एक कंपनी जो है कोई एक इनोवेटिव ड्रग बनाती है यूजिंग बायोकेमिस्ट्री, तो अगर वो एक नॉवल यानी कि एक नया मॉलिक्यूल बनाती है और वो एक नेचुरल तरीके से जो है फर्मेंटेशन करके एक नेचुरल तरीके से बनाती है, तो उसे कहते हैं बायोलॉजिक्स। तो अगर जो है कोई एक ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग है और उसका हमें किस तरीके से जो है वो ऑपरेट करता है, यानी कि वो ड्रग किस तरीके से बॉडी में ऑपरेट करता है, किस इलनेस के लिए यूज़ होता है, उसका मोड ऑफ ऑपरेशन, ये सब चीज़ें अगर हमें ऑलरेडी क्लियर है, उनके ऊपर ऑलरेडी जो है ट्रायल्स हो चुके हैं और प्रोडक्शन में वो यूज़ हो रही हैं। अब कोई दूसरी कंपनी आती है, जैसे अगर आपने रेगुलर फार्मा में सुना होगा जेनेरिक्स, राइट? तो जेनेरिक क्या होती है, एक कॉपी होती है ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग। तो वो केमिकली तो सेम टू सेम कॉपी आप बना सकते हैं, लेकिन मतलब आपका बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि आप हूबहू वो सेम मॉलिक्यूल नहीं बना पाते, बट आप आर्टिफिशियली जो है फर्मेंटेशन करके या फिर कोई रिएक्शन करके आप कोशिश करते हैं कि आप बायोसिमिलर बना लें। और अगर आप ये प्रूव कर पाएँ कि ये जो है एक सिमिलर मॉलिक्यूल है ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायोलॉजिक जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड ड्रग है, तो जो है आपका जो उसे कहते हैं बायोसिमिलर। अब ये जो है होता क्या है कि जनरली जैसे आपने उसमें देखा होगा कि एक रेगुलर फार्मा कंपनी में क्या होता है कि जब भी एक जेनरिक मेडिसिन जो है आपकी मार्केट में आती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से कंपटीशन आता है, क्योंकि पेटेंट्स जो है एक्सपायर हो जाते हैं और जो उसका प्राइस होता है मेडिसिन का वो लगभग 80% 70% तक फॉल हो जाता है।
वहीं अगर मैं बायोकेमिकल यानी कि बायोफार्मा की बात करूं तो बायोफार्मा के केस में क्या होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बनाना इतना ज़्यादा टफ रहता है। एक अगर मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कैंसर का अगर कोई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड ड्रग है और उसका किसी ने बायोसिमिलर बनाया है, तो आप मान के चलिए कि उसके लिए 8 से 10 साल की रिसर्च लगी होगी, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द फाइनल अप्रूवल, मतलब 5-6 साल की रिसर्च लगी होगी, उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स हुए होंगे। तो जो ओवरऑल जेस्टेशन पीरियड है वो एक रेगुलर फार्मा का 3-4 ईयर्स का होता है। वहीं जो है एक बायोलॉजिक कंपनी का या बायोसिमिलर कंपनी का जो जेस्टेशन पीरियड है वो 8 से 10 सालों का होता है। तो जो 8 से 10 साल बाद की पाइपलाइन है वो अभी बन रही होगी। तो इसलिए क्या होता है कि कंपटीशन थोड़ा कम रहता है। अगर उसमें मानिए अगर कोई एक ड्रग अप्रूव होता है तो उसका पेटेंट एक्सपायर होता है, तो 8 से 10 प्लेयर फर्स्ट डे में जो है आपको रेडी रहते हैं compete करने के लिए अपने मतलब ये एग्जिस्टिंग ड्रग पे। वहीं बायोलॉजिक्स में क्या होता है कि एक बायोसिमिलर्स जो है, पहली बात तो अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलते हैं, प्लस जो है सिर्फ आप मान के चलिए कि 1-2 कंपनियां या 3 कंपनियां ही अवेलेबल होंगी जिनके पास जिन्होंने इतनी रिसर्च करी होगी कि वो फर्स्ट डे पे compete कर पाएँ। वहीं साथ साथ जो है ये प्रूव करना कि भाई इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो सेम है और ये सेम तरीके से ऑपरेट करता है, ये भी काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो इस सेंस में जो कंपनी है वो क्योंकि आपका बायोलॉजिक्स में ऑपरेट करती है और बायोसिमिलर्स में ऑपरेट करती है, तो उस सेंस में उसके पास थोड़ी ये मोट रहती है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च ड्रिवन और R&D ड्रिवन जो है सेगमेंट है और नया कंपटीशन का आना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। अब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ इनके रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस का, यानी कि कौन कौन से जो इनके मेन सेगमेंट्स हैं जो कि रेवेन्यू में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है जो कि सबसे पुराना सेगमेंट है वो है आपका APIs यानी कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो 31% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आपका स्मॉल मॉलिक्यूल से आता है। इसमें आपके APIs और साथ साथ फॉर्मुलेशन बिजनेस आता है। उसके बाद 29% जो है वो बायोलॉजिक्स से आता है। इसमें जो है इनके कुछ नॉवल मॉलिक्यूल्स हैं। नॉवल का मतलब है जो कि इन्होंने नए मॉलिक्यूल्स डेवलप किए हैं, और कुछ जो है आपका जो है बायोसिमिलर्स हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स थे उनके सिमिलर मॉलिक्यूल्स, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद जो 30% ऑफ द रेवेन्यू है वो आता है रिसर्च सर्विसेज से, यानी कि सिंजीन जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है। अब सिंजीन जो है एक CRO है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब एक CRAMS में बदल गई है, यानी कि साथ साथ जो है रिसर्च के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी। तो कोई भी एग्जिस्टिंग जो बड़ी फार्मा कंपनीज हैं वो जो है अपना जो कुछ रिसर्च का काम जो है इन्हें आउटसोर्स कर देती हैं, और ये जो है उनके बिहाफ पे अपने जो इनके साइंटिस्ट हैं वो यूज़ करके उनके लिए रिसर्च करते हैं और उनके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी करते हैं। पहले जो है इनकी 2 सब्सिडरीज हुआ करती थी, सिंजीन और क्लिंजीन, जो कि बाद में मर्ज होके सिंजीन में ही जो है एक सिंगल कंपनी बन गई। तो क्लिंजीन जो है वो सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च का काम करती थी, वहीं सिंजीन जो है वो R&D का काम करती थी। अब जो है इनकी पूरी R&D आर्म एक सिंगल है जिसका नाम अब सिंजीन है, और 2015 में जो है ये लिस्ट हुई थी। उसके बाद 8% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन से आता है, यानी कि कुछ इनके मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ ऐसे इनके बायोसिमिलर्स भी हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे जो इनके फॉर्मुलेशंस भी हैं जो कि ये अपने ब्रांड से बेचते हैं, खुद बेचते हैं। तो वो जो बिजनेस है वो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में आता है। तो अगर मैं ज्योग्राफिकली बात करूं तो मेनली जो इनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो बाहर से आता है और इंडिया से काफ़ी कम आता है। 78% जो रेवेन्यू है वो आता है बाहर से, और इंटरनेशनल यानी कि 22% जो रेवेन्यू है वो है डोमेस्टिक रेवेन्यू। तो अब बात करता हूँ इनकी बिजनेस स्टोरी की, यानी कि जो इनका बिजनेस है वो कब एस्टैब्लिश हुआ था और किस तरीके से जो है ये ट्रांसफॉर्म किया है टिल नाउ, और जो बिजनेस फिलॉसफी थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्या क्या थी, और अभी आने वाली फ्यूचर में क्या बिजनेस फिलॉसफी है। तो 1978 में एस्टैब्लिश हुआ था, जैसे मैंने बताया था किरण मजूमदार शॉ ने एस्टैब्लिश किया था। और जो पहले जो है इनिशियली एक एंजाइम कंपनी थी टिल 1999। अब 1999 में इन्होंने जो है अपने आप को पहला ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करा, यानी कि एक फार्मा कंपनी में अपने आप को चेंज करना शुरू करा, और धीरे धीरे जो है एक बायो फार्मा कंपनी की तरह उभर कर आई। तो 2004 में जो है वो कंपनी लिस्ट हुई ऑन दी एक्सचेंजेस NSE and BSE। 2005 से लेके 2009 तक क्या हो रहा था कि इनका जो API बिजनेस था, यानी कि इनिशियली इन्होंने जो है एक जेनेरिक्स और API से शुरू किया। तो जो इनका APIs बिजनेस था वो ऐसी APIs बना रहे थे जो कि मेनली इनके प्रीवियस एक्सपीरियंस से जो है इन्होंने वैल्यू चेन में ऊपर मूव किया।
यानी कि इन्हें ऑलरेडी फर्मेंटेशन की काफ़ी नॉलेज थी, तो इन्होंने फर्मेंटेशन का यूज़ करके जो स्पेसिफिक एपीआईज हैं वो बनाई। और अगर मैं बात करूं तो स्पेसिफिकली लिप्टिन्स जिसे कहते थे, तो लिप्टिन्स ऐसी दवाइयाँ थीं जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग में यूज़ होती थी, डायबिटीज़ प्रिवेंशन में यूज़ होती हैं। इस तरीके की एपीआईज जो है इन्होंने बनाई और धीरे धीरे उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करी और उससे काफ़ी अच्छे पैसे कमाने लगे। तो 2005 टू 2009 इन्होंने सोचा कि अब हम अपनी वैल्यू चेन में और ऊपर जाना चाहते हैं, यानी कि अब हम और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड काम करना चाहते हैं। तो इन्होंने जो है अपने आप को फ्रॉम अ रेगुलर बायोफार्मा कंपनी इन्होंने जो है बायोसिमिलर्स में एंट्री करी। तो बायोसिमिलर्स और बायोलॉजिक्स में एंट्री करी। तो फ्रॉम 2005 टू 2009 ये अपना बेस बना रहे थे, यानी कि जो बेसिकली एक नए मॉलिक्यूल्स के लिए जो रिक्वायर्ड रिसर्च थी वो कर रहे थे और साथ साथ जो है अपने प्रोसेसेस को डिफाइन कर रहे थे। अब 2007 में जो ओरिजिनल एंजाइम का बिजनेस था वो इन्होंने जो है बेच दिया, उसे डाइवेस्ट कर दिया और अब जो है ये प्योर प्ले बायोफार्मा कंपनी बन गई। फ्रॉम 2010 टू 2015 ये जो है अपनी ग्लोबल पार्टनर्स बना रहे थे ताकि ये फॉरेन में लॉन्च कर पाएँ अपने प्रोडक्ट्स। और इनका जो मेन एरिया ऑफ फोकस था इन पर्टिकुलर मतलब बायोलॉजिक्स में वो था इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ प्रिवेंशन नहीं, एक्चुअली डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली और माइलन के साथ जो है इन्होंने जो है अपना पैक्ट करा, जॉइंट वेंचर्स करे और काफ़ी सारे इनोवेटिव नए नए बायोसिमिलर प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगे। अब 2016 से लेके 2018 तक अगर बात करें तो ये मेनली इनका जो मेन फोकस था वो ये था कि ऑलरेडी जो रिसर्च थी है वो धीरे धीरे जो है फ्रूट देने लगी, यानी कि जो इन्होंने जो है बायोसिमिलर्स डेवलप करे थे उन्हें कमर्शलाइज करना शुरू करा। इनको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली कुछ बायोसिमिलर्स में और साथ साथ इन्होंने और कुछ नई पार्टनरशिप्स करी, जैसे कि सैंडोज के साथ। सैंडोज एक बहुत ज़्यादा रिनाउंड बायो अपनी फार्मा कंपनी है। तो इनका जो मेन मोटिव था इन कंपनीज के साथ पैक्ट करने का वो ये था क्योंकि जो है नई डेवलप्ड मार्केट्स में लॉन्च करना काफ़ी आसान नहीं रहता है। जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा दबदबा है, तो नई मार्केट्स में एंटर करना ऑलरेडी अगर एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाएंगे उनके साथ पार्टनरशिप करके तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है रेगुलेटरीली भी और आगे जो है मार्केट एक्सेस के लिए भी, क्योंकि उनके जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी है इनका, क्योंकि वो सब चीज़ें नहीं अवेलेबल थी। तो बेसिकली इनका माइलन और सैंडोज के साथ जो है वो पार्टनरशिप है। तो जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, तो जो कॉस्ट हैं उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ साथ प्रॉफिट्स पे और रेवेन्यू जो आता है वो भी शेयर होता है। 2019 एंड बियॉन्ड की बात करूं तो अब जो इनका मेन फोकस है वो बायोसिमिलर्स और साथ साथ कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स पे है। तो अभी तक जो है फॉर लास्ट 7-8 ईयर्स जो है ये लोग अपनी एपीआई बिजनेस को उतना ज़्यादा नहीं महत्व दे रहे थे। पूरा फोकस जो था वो बायोसिमिलर्स पर ही था। आने वाले टाइम में जो है कंपनी ना सिर्फ अपनी जो है एक बहुत अच्छी बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स की पाइपलाइन है, ऑलमोस्ट 29 मॉलिक्यूल्स जो है पाइपलाइन में हैं जो कि आने वाले 8-10 सालों में धीरे धीरे लॉन्च होंगे। और साथ साथ जो है इनकी जो एपीआईज और फॉर्मुलेशन का बिजनेस है उसमें भी जो है ये लोग कॉम्प्लेक्स एपीआईज की तरफ जा रहे हैं, जो कि और ज़्यादा रिसर्च ड्रिवन रहता है और साथ साथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, उतना ज़्यादा लिक्विडेटिव भी रहता है। तो वो जो बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई केपेक्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, R&D की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उतना ही ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री है वो उतने ही ज़्यादा हाई रहते हैं। अब हमने ये तो बात कर ली इनकी बिजनेस स्टोरी कैसी दिखती है, इनकी हिस्ट्री कैसी दिखती है। अब हम बात कर लेते हैं इनके की एरियाज ऑफ ऑपरेशन की, यानी कि किन किन सेगमेंट्स में मेनली ऑपरेट करते हैं, किस तरीके की एपीआईज बनाते हैं, किस तरीके की दवाइयाँ बनाते हैं। जैसा मैंने बताया था ये लोग क्रॉनिक इलनेस में डील करते हैं, तो क्रॉनिक में स्पेसिफिकली जो है किस तरीके की दवाइयाँ बनाते हैं। अब ये सब डिटेल्स मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर हमें किसी भी कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा तो हम उसके फ्यूचर पोटेंशियल को जज ही नहीं कर सकते। हम कैसे उसे वैल्यू करेंगे, किस तरीके से जो है हम पता लगाएंगे कि जो है वो बिजनेस अच्छा है या बुरा बिजनेस है। तो ये जो कंपनी है बायोकॉन मेनली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। तो पहला तो है डायबिटीज़, दूसरा है ऑन्कोलॉजी और तीसरा है इम्यूनोलॉजी। डायबिटीज़ सबको पता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑन्कोलॉजी मतलब कि कैंसर रिसर्च से रिलेटेड है, तो कैंसर की जो दवाएं हैं वो, और तीसरा जो है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है कि यानी कि मेनली अगर इम्यूनोलॉजी में बात करूं तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स में जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा डील करते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है ऐसी दवा होती है जो कि हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं।
अब काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि जब हमारी बॉडी जो है वो हमारे ही खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देती है। यानी कि अगर मैं थोड़ा और एक नॉर्मल भाषा में बात करूं तो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीजेंस होते हैं। बेसिकली एंटीबॉडीज़ वो होती, एंटीजेंस मान लीजिए कीटाणु, और एंटीजेंस जो हैं हमारी बॉडी की ऐसे सेल्स जो कि उनको फाइट करने में हेल्प करती हैं, यानी बैक्टीरियाज और वायरसेस को फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ऐसे सेल्स मतलब बनाना शुरू कर देती है जो कि हमारे बॉडी के एलिमेंट्स को उसे लगता है कि ये कोई एंटीजन है, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है, जो कि एक डिजायर्ड बिहेवियर नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट चल रहा है, यानी कि अगर किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट चल रहा है या किडनी ट्रांसप्लांट चल रहा है, और उस किडनी को जो है अगर हमारी बॉडी जो है एक आउटसाइडर समझे और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दे, तो जो आपका ट्रांसप्लांट है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, राइट। इसी तरीके से सोरासिस एक बीमारी होती है, अगर आपने सुना हो। तो और भी कई सारी बीमारियां होती हैं जिनमें जो बॉडी है वो हमारे ही बॉडी के खिलाफ जो है लड़ना शुरू कर देती है। तो उनसे प्रिवेंट करने के लिए जो दवाइयां होती हैं वो होती हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। थोड़ा सा और डिटेल दे देता हूँ डायबिटीज़ के बारे में कि किस किस तरीके की दवाइयाँ ये लोग बनाते हैं डायबिटीज़ सेगमेंट में। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि 1980 से पहले दरअसल होता क्या था कि डायबिटीज़ जिससे भी होती थी, तब डायबिटीज़ इतनी कॉमन नहीं थी जितनी कॉमन अब हो चुकी है। तो 1980 से पहले जो इंसुलिन होता था यूज़, वो ब्रोवाइन और पोर्काइन, ये दो तरीके के इंसुलिन यूज़ होते थे। अब मैं थोड़ा और बताता हूँ कि होते क्या थे। बेसिकली तब जो इंसुलिन होता था वो नेचुरली यूज़ किया जाता था, यानी कि अब अगर इंसुलिन ऊपर से इंजेक्ट करना है, इंसुलिन जो है एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे बॉडी की जो शुगर लेवल है उसे मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो शुगर रेजिस्टेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो या तो जो है जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं लेकिन वो एक्ट नहीं हो रहे होते, या तो जो है वो हमारी बॉडी कम हार्मोन्स रिलीज कर रही होती है। तो इंसुलिन को हमें अलग से इंजेक्ट करना पड़ता है। तो पहले जो इंसुलिन इंजेक्ट की जाती थी वो जो जानवर होते थे, यानी कि काओ, बफलो, पिग्स, ये जो जानवर होते थे उनकी बॉडी में जो इंसुलिन बनती थी, उनके लीवर को निकाल के उस इंसुलिन को निकाला जाता था और उसे इंजेक्ट किया जाता था, जो कि अगर वैसे देखें तो एक इनह्यूमेन चीज़ है। लेकिन उस समय हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है डेवलप हुई, स्पेशली बायोटेक, ये बायोटेक की एक बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमने आर्टिफिशियली हमने पता लगाया कि इंसुलिन बनाने का क्या मैकेनिज्म होता है। जो आपके सेल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियाज वगैरह, उनके थ्रू जो है हमने जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाना शुरू कर दी। और बायोकॉन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है इन द होल वर्ल्ड ऑफ इंसुलिन। तो कई तरीके की इंसुलिन होती है और सभी तरीके की इंसुलिन, ज़्यादातर तरीके की इंसुलिन ये लोग बनाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी जो है शुगर स्पाइक्स होती हैं तो इमीडिएट इंसुलिन देनी पड़ती है। कुछ होते हैं जिनको जो है पूरा दिन इंसुलिन देनी होती है रेगुलर इंटरवल्स, ताकि जो है उनका बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो अलग अलग तरीके की इंसुलिन होती है। जो लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन होती है जो कि रेगुलरली देनी होती है ताकि ग्रेजुअली जो इंसुलिन जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे, वो होती है बेसल इंसुलिन, या जिसे अगर इनका जो प्रोडक्ट है वो है बेजलॉग, जिसे हम इंसुलिन ग्लार्गिन भी कहते हैं। वहीं जो है एक होती है रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन, जो कि इंजेक्ट करी और तुरंत जो है असर दिखाती है, और इमीडिएटली जो अगर जो शुगर की स्पाइक्स आती हैं, जैसे आपने जब खाना खाया तो एकदम शुगर की स्पाइक आती है, उसे रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। उन्हें जो है कहा जाता है इंसुलिन एस्पार्ट। तो और ये सभी जो इंसुलिन होती हैं वो होती हैं RH इंसुलिन। जो पहले होती थी वो ह्यूमन बॉडी से जो नेचुरल इंसुलिन निकाली जाती थी, या फिर एनिमल्स में जो नेचुरल इंसुलिन है वो निकाली जाती थी। अब आर्टिफिशियल इंसुलिन हो गई है, यानी कि RH इंसुलिन उसे कहा जाता है। तो इनके जो कुछ बायोसिमिलर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसुलिन्स हैं। जैसे मैंने बताया, पहला है इंसुलिन एस्पार्ट जो कि रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन है। दूसरा जो है वो है बेसल इंसुलिन, या जिसे जो है इंसुलिन ग्लार्गिन भी कहा जाता है। इनके प्रोडक्ट का नाम बेजलॉग है। तीसरा जो है वो है RH इंसुलिन। तो ये तो हो गया इनके बायोसिमिलर्स का कैटलॉग। और भी कुछ इंसुलिन है जो कि यहाँ पे कवर नहीं है, लेकिन मेन जो है वो यही इंसुलिन हैं। और इनके जो ओवरऑल सेगमेंट हैं, जैसे इंसुलिन ग्लार्गिन, उसका रिसेंटली अप्रूवल मिला
यूरोप में कुछ साल पहले मिला था, अब यूएस में अप्रूवल मिला है और इनके लिए जो है वो काफ़ी बड़ा मार्केट है यूएस। और जैसे जैसे इन्हें अगर मार्केट शेयर गेन होगा तो वो जो है एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इन सेवरल बिलियन डॉलर्स। दूसरा जो है आपका सेगमेंट आता है नोवल बायोलॉजिक्स, यानी कि नए बायोलॉजिक्स जो कि इन्होंने डेवलप किए हैं। उसमें जो है एक है इंसुलिन ट्रेगोपिल, जो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ये लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। अब इंसुलिन ट्रेगोपिल जो है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा R&D के साथ जो है बनाया हुआ, और अभी जो है फेज़ 2 में है, फेज़ 3 में जाने वाला है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है किसी भी कंट्री में। ये जो मॉलिक्यूल है, अभी तक होता क्या है कि हमें इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है और कोई और तरीका नहीं है इंसुलिन लेने का। अब ये जो है चाह रहे हैं कि ओरल इंसुलिन, यानी कि एक दवा की तरह इंसुलिन को अगर लिया जा सके तो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। इनके अलावा सिर्फ एक और जो है कंपनी है जो कि इनसे आगे है। अगर ये लोग इसमें सक्सीड होते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अभी जो इनका मोड ऑफ इंजेक्शन होता है इंसुलिन का, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हर दिन में जो है 2-3 बार सुई लगाना ऑब्वियसली किसे ही पसंद है। तो अगर इस तरीके का इंसुलिन जो है सक्सीड करता है तो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी होगा। तीसरा जो है इनका सेगमेंट आता है इंसुलिन में, वो है जेनेरिक्स। इसमें ये कुछ ऐसे जेनेरिक APIs बनाते हैं जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन में और इंसुलिन डायबिटीज़ प्रिवेंशन में जो है यूज़ की जाती हैं। ऑन्कोलॉजी यानी कि कैंसर रिसर्च में जो है इनके बायोसिमिलर्स में मेनली 3 तरीके के बायोसिमिलर्स हैं। पहला जो है वो है ट्रांसटूमैप, जो कि जो है ब्रेस्ट कैंसर की रिसर्च में जो है यूज़ होता है। इसे हम हर्सेप्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसका नॉवल मॉलिक्यूल का नाम है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा मार्केट है। ये जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है काफ़ी कंट्रीज़ में। नेक्स्ट जो है वो है पेगफिल्ग्रास्टिम। ये जो है आपका ये भी जो है कीमो के बाद दिया जाता है, यानी कि अगर किसी को कैंसर है तो अगर उसकी कीमोथेरेपी चल रही है तो उसके बाद जो है इसे दिया जाता है, इसलिए ताकि जो उसके वाइट ब्लड सेल्स हैं या जो बेसिकली जो आपके इन्फेक्शंस हैं उनको फाइट करने की क्षमता बढ़ाई जा सके। तीसरा आता है बिवाक्यूजुमैब, और ये भी जो है ये एक बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के कैंसर में ट्रीट करने में यूज़ होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज़ होता है, लंग कैंसर में भी यूज़ होता है, कोलन में भी यूज़ होता है, पर मेनली जो है कैंसर के लिए ही ये भी ड्रग यूज़ होता है। तो अगर इनकी बात करूँ, ये भी इन तीनों जो है इनके बहुत ही ज़्यादा हाई पोटेंशियल ड्रग्स हैं, जो कि या तो लॉन्च हो चुके हैं या धीरे धीरे लॉन्च हो रहे हैं। उसके अलावा एक इनका नोवल मॉलिक्यूल है जिसका नाम है न्यूमोट्यूसमैब, जो कि हेड एंड नेक कैंसर में यूज़ होता है, और कुछ जेनरिक मेडिसिन हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर मैं इनकी जो है एक डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो ट्रांसुमैब है, ये जो इंडिया में लॉन्च हुआ, तो जो इसका ओरिजिनेटर कंपनी थी उसका इंडिया में जो एक डोज थी वो ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख की थी। जब इन्होंने लॉन्च किया तो लॉन्च किया 40,000 रुपीज़ में पर डोज, और ऑब्वियसली अगर किसी को कैंसर होता है तो एक साल में कई डोजेस लेनी पड़ती हैं, तो 20 से 25 लाख का खर्चा हो जाता था, जो कि अब गिर के काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो ओवरऑल अगर मैं इनकी जो मेडिसिन हैं उनकी बात करूं तो ये हाई वॉल्यूम गेम खेलते हैं बजाय हाई वैल्यू गेम के। तो ये लोग जो है जनरली काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी प्राइस स्पेसिफिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, डेवलप कंट्रीज़ में नहीं लेकिन इंडिया में और जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनमें जो प्राइस है वो रिलेटिवली काफ़ी कम रखी जाती है। जो बाकी कंपनीज़ हैं जो कि इनोवेटर्स होती हैं वो जनरली बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रखती हैं, तो मेडिसिन इतनी ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं रहती हैं, और जनरली जो है सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ में उसमें भी जो काफ़ी रिच लोग हैं वही उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो वो लो वॉल्यूम गेम खेलते हैं और हाई वैल्यू यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं कुछ लोगों से। वहीं अगर मैं बायोकॉन की बात करूं तो इनकी जो फिलॉसफी है वो पूरे मैनकाइंड में जो है ऐसी मेडिसिन को लेके जाना इनकी फिलॉसफी में है, और ये जो है हाई वॉल्यूम गेम खेलते हैं और लो वैल्यू यानी कि कम पैसे कमाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों तक उस दवा को लेके जाएंगे। यानी कि डायबिटीज़ हुआ, डायबिटीज़ में स्पेसिफिकली इनका एक प्रोग्राम है 10 सेंट्स, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये लोग जो है 10 सेंट यानी कि सिर्फ 7-8 रुपए में जो है पूरे मतलब एक इंसुलिन की डोज देंगे, जो कि अभी अगर बात करूं तो 150 से 200 रुपए पर डे के करीब जो है उसका खर्च आता है। तीसरा जो सेगमेंट है जैसा मैंने बताया था इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी जो है उसमें मेनली इम्यूनोसप्रेसेंट्स जैसा मैंने बताया था, तो ऐसी जो है दवाइयाँ जो कि
हमारी बॉडी का जो रिएक्शन है अपने ही बेसिकली पार्ट्स या अपनी सेल्स के खिलाफ लड़ने का, उसमें जो है उसे सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी बॉडी की उस एक्शन को सप्रेस करने के लिए, ताकि ताकि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को ही जो है इम्पैक्ट ना करे। उसमें जो है इनके कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी हैं और साथ साथ कुछ जेनेरिक मेडिसिन भी हैं। अब ये लोग जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं उस इंडस्ट्री का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। तो ये जो है, अगर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इनके बायोलॉजिक्स वाले सेगमेंट की, तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले बात करूँगा इनकी प्राइस डिस्ट्रक्शन की, यानी कि जब कोई एक नया मॉलिक्यूल लॉन्च होता है तो वो कितना प्राइस डिस्ट्रक्शन होता है। अगर नॉर्मल एपीआईज की बात करें तो 70-80% तक जो है प्राइस रिड्यूस हो जाता है कंपटीशन की वजह से। वहीं बायोलॉजिक्स में क्या, बायोसिमिलर्स में स्पेसिफिकली क्या होता है कि क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम रहता है और ज़्यादा एडवांस मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं, थोड़ा मोट हाई रहता है, तो इस वजह से जो प्राइस डिस्ट्रक्शन है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, लगभग 30-40%, मैक्सिमम 50% तक होता है। तो उस सेंस में जो है फिर भी जो है इनके मार्जिन्स कंपेयर टू जैसे जेनरिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे थोड़े ज़्यादा रहते हैं। लेकिन वहीं इनकी R&D कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो बायोसिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, पेटेंटेड प्रोसेसेस रहते हैं, और ये प्रूव करना कि भाई ये कोई जो है मतलब कोई इससे दिक्कत नहीं होगी और ये जो है बिल्कुल सिमिलर है टू एन एग्जिस्टिंग बायोलॉजिक, ये भी इतना आसान नहीं रहता। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ कि पूरे इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। बेसिकली इंडस्ट्री में हो क्या रहा है कि अगर मैं यूएस की स्पेसिफिकली बात करूँ, जो कि लार्जेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, और साथ साथ जो है अगर अभी की टर्म्स में बात करूँ तो जितनी भी एडवांस रिसर्च और एडवांस दवाइयाँ हैं उसका भी लार्जेस्ट मार्केट है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि भाई लोगों के पास पैसा है, तो ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, लोग उसके लिए भी दवाइयां बनाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास रहता है कि यूएस में तो हम वो दवा बेच लेंगे क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा है। तो यूएस मार्केट की अगर बात करूं तो जो बायोसिमिलर्स हैं अब गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उन्हें अप्रूव कर रही है। अभी तक हिस्टोरिकली क्या हो रहा था कि यूरोप में तो जो है बायोसिमिलर्स के काफ़ी ज़्यादा अप्रूवल्स मिल रहे थे, लेकिन यूएस में जो है वो उतने ज़्यादा अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि क्योंकि जो है बायोसिमिलर्स की अगर बात करूं तो एक नया डोमेन है, पिछले 8-10-20-10-12 सालों में ही जो है बायोसिमिलर्स आना शुरू हुए हैं। तो बेसिकली रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और इस वजह से जो है बहुत कम अप्रूवल्स मिलते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अप्रूवल्स मिलते थे स्पेसिफिकली इन यूएस। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट है। तो अब हो क्या रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, क्योंकि उन्हें जो है इन मेडिसिन को कवर करना होता है और जो एग्जिस्टिंग बायोलॉजिक्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा रहती है, और सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो है कोशिश कर रही हैं कि अपनी इंश्योरेंस की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके, अपने खर्चों को कम किया जा सके। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो है बायोलॉजिक्स के साथ साथ जो है हम बायोसिमिलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूवल मिले, और ये बेसिकली गवर्नमेंट को भी जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बायोसिमिलर्स को जल्दी जो है अप्रूव कराइए। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसे अप्रूव बायोसिमिलर्स हैं तो हम मार्केट में क्या देखा है कि बहुत जल्दी से बायोसिमिलर्स जो है अपना मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बायोलॉजिक्स। इसकी वजह से क्योंकि जो प्राइस का डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर मैं बात करूं जैसे जो ट्रांसुमैब है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली ड्रग हुआ करता था, जैसे ही उसके बायोसिमिलर्स मार्केट में एंटर करे काफ़ी सिग्निफिकेंट जो है अपना मार्केट शेयर लूज़ कर दिया द ओरिजिनेटर ड्रग ने। इन सब रीजंस की वजह से हो क्या रहा है कि जो ग्लोबल इनोवेटर्स हैं साथ साथ वो भी जो है अपनी जो कॉस्ट है, R&D की कॉस्ट है वो रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रही हैं अपनी R&D में। तो इन सब रीजंस की वजह से जो उनका R&D, अगर मान लीजिए कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होने हैं या कुछ फिक्स तरीके की R&D है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके पास इन हाउस उसकी कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो वो उसे आउटसोर्स कर रहे हैं टू अदर CRO ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ इनका जो है CRO जो इनकी सिंजीन है उसका रोल प्ले होता है, क्योंकि वो जो है ऑब्वियसली अगर इंडिया की बात करें तो जो कॉस्ट है वो 50% भी नहीं है, ऑलमोस्ट 30% है वहाँ के साइंटिस्ट की कॉस्ट से। तो और अगर हम कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट कैपेबिलिटीज़ हैं, इंडियन साइंटिस्ट भी उतने ही कैपेबल हैं जितने की जो है वहाँ के साइंटिस्ट हैं। तो इसलिए जो सिंजीन है वो एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग रनिंग स्टोरी है। धीरे धीरे हो क्या रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपना जो R&D का काम है वो आउटसोर्स कर रही हैं टू दी CRO ऑर्गेनाइजेशंस।
और अब जनरली होता क्या है कि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर कंपनी से उनके कई सालों तक रिसर्च चलती है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी आउटसोर्स करती जाती है। तो इस वजह से सिंजीनी जो है वो अपना अब मैन्युफैक्चरिंग आर्म भी जो है अब एस्टैब्लिश किया है, ताकि आगे जाके धीरे धीरे जो अप्रूव्ड ड्रग्स होंगे वो जो है हैंड टू हैंड मैन्युफैक्चर भी किए जा सकें विद इन सिंजीन। एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये पता लगाया था, ये 2003 की रिपोर्ट है। तो आउट ऑफ एवरी 5,000 टू 10,000 स्क्रीन कंपाउंड्स, तो किसी भी नई दवा को खोजने के लिए पहले जो है सही कंपाउंड्स ढूंढे जाते हैं। तो 5 से 10,000 कंपाउंड्स में से जो है सिर्फ 250 प्री क्लिनिकल टेस्टिंग में पहुंचते हैं। उन 250 में से सिर्फ 5 क्लिनिकल टेस्टिंग में पहुंचते हैं और उन 5 में से सिर्फ एक को जो है यूएस एफडीए का अप्रूवल मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल जो सैंपल की बात करें तो कितना ह्यूज जो है सैंपल साइज है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम रहता है और बहुत ज़्यादा R&D इंटेंसिव काम रहता है। तो इस वजह से काफ़ी कंपनीज जो है अपना R&D का काम आउटसोर्स कर रही हैं। अब इनकी जो बिजनेस स्टोरी है उसे थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये जो बायोसिमिलर की अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब मान के चलिए कि सेवरल बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं सिर्फ इनकी पाइपलाइन की बात करूं तो जो ओवरऑल अपॉर्चुनिटी है वो मोर देन 30 बिलियन डॉलर्स की है। अब ये जो मैं 30 बिलियन डॉलर बोल रहा हूँ ये अक्रॉस ऑल द मॉलिक्यूल्स है और ये जो है अब इसमें ये लोग कितना जो है मार्केट शेयर गेन कर पाते हैं उस पर डिपेंड करेगा इन दी कमिंग ईयर्स। तो इन्होंने जो है टारगेट दिया है ऑफ $1 बिलियन इन दी ईयर FY22, जो कि इस साल इन्होंने बोला है कि हम रीच नहीं कर पाएंगे, मे बी 1 साल के लिए डिले होगा। आगे बताऊंगा कि क्या रीजंस दिए हैं क्यों डिले होगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए जो इनका बायोलॉजिक्स का जो बिजनेस है, जो बायोसिमिलर्स का बिजनेस है, उसे एक सेपरेट एंटिटी में इन्होंने जो है धीरे धीरे चेंज कर दिया है, जिसका नाम है बायोकॉन बायोलॉजिक्स। और ये जो कंपनी है एक प्योर प्ले बायोसिमिलर अपॉर्चुनिटी है। तो कल को अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो ये काफ़ी एक बहुत ही ज़्यादा नीश सेगमेंट में एंटर करने की कंपनी ने बोला है कि नेक्स्ट 2 सालों में हम इसका IPO करेंगे, क्योंकि इसकी जो R&D है, क्योंकि मैंने बताया बहुत ही कॉस्टली है और इन्हें फंड्स चाहिए R&D के लिए। अभी भी जो है ये लोग गोल्डमैन सैक्स और काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर से जो है फंड्स जुटा रहे हैं, धीरे धीरे अपनी इक्विटी का, बायोकॉन बायोलॉजिक्स की इक्विटी का थोड़ा थोड़ा डाइल्यूशन कर रहे हैं। बिजनेस है बहुत ज़्यादा हाई ऑपरेटिंग लेवरेज का बिजनेस है। अभी अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स काफ़ी डिप्रेस नज़र आएंगी अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, क्योंकि अभी जो है ये लोग कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस कर रहे हैं। इन्होंने R&D पे तो काफ़ी सालों से फोकस है ही है, अभी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस है, काफ़ी ज़्यादा हाई केपेक्स कर रहे हैं। आगे जाके बताऊंगा कितना केपेक्स हो रहा है, किस किस फैसिलिटी में हो रहा है। तो इन सब रीजंस की वजह से डेप्रिसिएशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको मार्जिन्स काफ़ी कम दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर ये मार्केट शेयर गेन करते हैं इन ड्रग्स में, जो डायबिटीज़ के ड्रग्स हैं, क्योंकि अब ये बड़ी मार्केट्स में लॉन्च कर रहे हैं स्पेसिफिकली US में, और जो कैंसर रिलेटेड ड्रग्स हैं वो जब धीरे धीरे अपना मार्केट शेयर गेन करेंगे, अभी लो सिंगल डिजिट मार्केट शेयर है ज़्यादातर ड्रग्स में, तो बहुत ज़्यादा हाई ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा और प्रॉफिट जो है वो सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे, जो कि हमें आने वाले कुछ सालों में शायद देखने को मिल सकता है। तो इनकी जो पाइपलाइन है उसमें 28 मॉलिक्यूल्स हैं। ये स्पेसिफिकली बायोकॉन बायोलॉजिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। उनमें से जो 11 हैं वो माइलिन के साथ इन्होंने जो है अपना वेंचर किया हुआ है, और जो बाकी हैं कुछ जो है वो सैंडोज के साथ हैं और बाकी कुछ जो है वो खुद से हैं। तो अगर मैं बात करूं तो क्योंकि प्योर प्ले बायोसिमिलर स्टोरी है, डेवलप्ड मार्केट्स में अभी जो रिसेंट इनके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जैसे पेक्फिल्ग्रास्टिम है, एडिलुजमैब है, बेवासीयुमैब है और इंसुलिन ग्लार्किन है, इंसुलिन एस्पार्ट है, RH इंसुलिन है। ओवरऑल $33 बिलियन की जो है मार्केट अपॉर्चुनिटी है। अब ये जो $33 बिलियन का जो नंबर है, ये जो ओरिजिनेटर ड्रग्स हैं उनके हिसाब से जो नंबर है, और ऑब्वियसली उनका जो नंबर है वो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि वो प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। जब ये लोग लॉन्च करेंगे तो ये प्राइस उनसे काफ़ी कम रखेंगे, 30-40% कम रखेंगे, क्योंकि इन्हें मार्केट शेयर गेन करना होगा। तो फिर भी और साथ साथ जो है जो इनके पार्टनर्स हैं वो रेवेन्यू शेयरिंग पे मतलब जो है इनके साथ हैं, तो मान के चलिए कि उनके साथ भी 40-50% एटलीस्ट इनका रेवेन्यू शेयर होगा, क्योंकि ये लोग डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ एटलीस्ट 50-50% का अग्रीमेंट होगा। तो
अगर ये सब चीज़ें हटा भी दी जाएँ तब भी जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो इतनी ह्यूज है, क्योंकि अगर आप इनके रेवेन्यूज़ देखेंगे राइट, तो अभी पूरी कंपनी के रेवेन्यू 7-8 हज़ार करोड़ हैं, यानी कि $1 बिलियन के आसपास हैं। और अगर ये बायोलॉजिक्स का जो सेगमेंट है वो 1 बिलियन तक पहुंच जाता है, जो कि अभी इनका 30-40% है, जैसे मैंने बताया था 33 या 34% है, तो वो भी अगर 1 बिलियन तक पहुंच जाता है तो इन कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी होगी। इनका जो पी है वो री-रेट होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कंपनी ग्रो कर सकती है। अब इस तरीके की इंडस्ट्री में आखिर होता क्या है कि जैसे ये फार्मा कंपनीज है राइट, तो इस तरीके की इंडस्ट्री में होता क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा R&D डिपेंडेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो मूविंग इंडस्ट्री है। स्लो मूविंग इन द सेंस जो भी रिसर्च है उसे नंबर्स में दिखने में बहुत साल लग जाते हैं, तो उस सेंस में स्लो मूविंग। तो क्योंकि जो है हिडन चीज़ें रहती हैं, और एक जो है आपको एक फेथ और लीप ऑफ फेथ रखना पड़ता है कि अगर आप इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, तो इस तरह की कंपनीज में जनरली जो आपके राइजेस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सडन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा, 10-15 दिन में जो है स्टॉक डबल ट्रिपल हो जाएगा, और हो सकता है कि सालों तक कुछ भी ना हो। तो जो लोग इस तरीके की कंपनीज में पेशेंस नहीं रख सकते, आई वुड सजेस्ट वो इस तरह की कंपनीज में ना इन्वेस्ट करें। ये वैसी कंपनीज नहीं हैं जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेंगी, ग्रेजुअली प्रॉफिट एंड लॉस में इनके नंबर्स दिखेंगे, ऐसा नहीं है। जो मार्केट शेयर गेन्स हैं जैसे ही वो आना शुरू होंगे यूएस में और बाकी डेवलप कंट्रीज में, इनका जो रेवेन्यू है बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और जैसे जैसे इनकी पाइपलाइन जो है रिलीज होगी, जब भी कोई नया मॉलिक्यूल रिलीज होगा तब आपको जो है इसके शेयर में सडन जंप देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि काफ़ी बार जितने भी जो हमारे मतलब एनालिस्ट होते हैं राइट, वो इतने ज़्यादा पेशेंट नहीं होते हैं। वो नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर पे फोकस करते हैं, मैक्सिमम 2 ईयर्स पे फोकस करते हैं। और अगर हम इनकी पाइपलाइन की बात करें तो वो अगले 5-10 सालों की पाइपलाइन होती है। तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि बायोसिमिलर की जो स्टोरी है वो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, तो डेफिनेटली ये इस तरीके की स्टोरी में, इस तरीके के ट्रेंड में हम लेके बैठ सकते हैं। और इस तरीके की कंपनीज को वैल्यू करना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में कितना मार्केट शेयर गेन होगा। एक एक ड्रग की जो अपॉर्चुनिटी है वो 5-5, 10-10 बिलियन डॉलर की अपॉर्चुनिटी है। मानिए अगर वो 20% भी उस एक ड्रग में गेन कर लेते हैं तो $1 बिलियन हो जाता है, अगर $5 बिलियन की भी अपॉर्चुनिटी है तो। अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो है इनकी जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है इनकी पाइपलाइन की, उसे क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बेसिकली स्लाइड है मैंने एज इट इज़ इनकी एक पीपीटी में से ली थी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से। तो जो इनकी मेन 3 अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बताई थी जिसमें ये ऑपरेट करते हैं, की सेगमेंट्स, वो थे इम्यूनोलॉजी, आपका डायबिटीज़ और साथ साथ ऑन्कोलॉजी। और इनकी पाइपलाइन भी मोस्टली इन्हीं 3 एरियाज़ में फोकस्ड है। तो सबसे पहले बात करता हूँ इम्यूनोसप्रेसेंट्स, यानी कि सबसे पहले बात करता हूँ ऑन्कोलॉजी सेगमेंट की, यानी कि कैंसर से रिलेटेड जो सेगमेंट है उसमें जो इनकी एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, जो इनकी अप्रूव ड्रग्स, और साथ साथ जो फ्यूचर में पाइपलाइन में ड्रग्स लॉन्च होने वाले हैं जो कि अभी ट्रायल में चल रहे हैं, वो जो ओरिजिनेटर ड्रग्स हैं उनके हिसाब से ऑलमोस्ट $20 बिलियन की जो है अपॉर्चुनिटी है। यानी कि वो ऑलरेडी मार्केट साइज इतना है इन 2019 ऑफ दोज ड्रग्स। अब ये लोग उसमें से कितना गेन कर पाते हैं, कितना ये लोग जो है मार्केट कैप्चर कर पाते हैं, वो डिपेंड करेगा। और साथ साथ और भी बहुत से प्लेयर्स होंगे। हर एक सेगमेंट में आप मान के चलिए हर एक ड्रग में 5 से 6 प्लेयर्स होंगे जो कि जो है उसका मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि भाई माइलिन और इनका जो, और साथ साथ सैंडोज, इनके साथ जो भी इनके जो है जॉइंट वेंचर्स हैं वो कितना जो है उस सेगमेंट को कैप्चर कर पाते हैं। उसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी। उसमें जो इनके ड्रग्स हैं वो मार्केट अपॉर्चुनिटी है ऑलमोस्ट 37 बिलियन डॉलर्स की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। तीसरा जो है वो आता है डायबिटीज़, और वो भी जो है लगभग 13 बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी है। साथ साथ अदर्स के जो सेगमेंट हैं वो भी आप देख सकते हैं, लगभग 8 बिलियन डॉलर्स और 5 बिलियन डॉलर्स। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी देखिए तो कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। अगर आने वाले सालों में ये लोग उसका मान लीजिए 5% भी मार्केट शेयर गेन कर पाते हैं, तो भी इनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली कई गुना हो सकते हैं। अभी जो ये $1 बिलियन कमा रहे हैं, अगर मान लीजिए 5% भी ये लोग गेन करते हैं तो $1 बिलियन जो है डबल ट्रिपल हो सकता है। और साथ साथ अब जो है इनका फोकस, जो इनकी API बिजनेस है उसमें भी वापस रिवैम्प किया है, तो उसमें भी जो है R&D चालू है।
अब बात कर लेता हूँ कुछ की पॉजिटिव्स की जो कि इस कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है आईपीओ, यानी कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स का आईपीओ, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर कंपनी ने कहा है कि इसका आईपीओ आएगा। और जो इनकी लास्ट फंडिंग राउंड हुआ था जिसमें इन्होंने पैसा उठाया था, उसमें कंपनी की वैल्यू लगभग 4.17 बिलियन, लगभग 4.2 बिलियन जो है कंपनी की वैल्यू लगाई गई थी। यानी कि अगर 70 का भी मानता हूँ मैं कन्वर्जन रेट, तो लगभग 28-29 हज़ार करोड़ के आसपास की वैल्यू बनती है। वहीं अगर आप बायोकॉन की आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो लगभग बनेगी 49-50,000 करोड़ के आसपास। अब ये जो 28-29 हज़ार करोड़ था, उसमें आप सिंजीन की वैल्यू को और जोड़ लीजिए, तो यानी कि जो पूरा का पूरा जो बाकी बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है। तो उस सेंस में जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो तभी होगी जब उसका आईपीओ होगा। जब तक आईपीओ नहीं होता है उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी बायोकॉन बायोलॉजिक्स को। तो नेक्स्ट जो इनकी की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वो है जो इनका $1 बिलियन का बायोकॉन बायोलॉजिक्स का टारगेट है। तो बायोकॉन बायोलॉजिक्स, जैसा मैंने बताया, इनका की फोकस एरिया है और की ग्रोथ इंजन भी है, साथ साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो है इन्होंने टारगेट किया है FY22 तक जो है $1 बिलियन का रेवेन्यू। अब बात कर लेता हूँ इनके की फाइनेंशियल हाइलाइट्स की। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखते हैं। जो इनका स्मॉल मॉलिक्यूल बिजनेस है, जो कि इनका एपीआई बिजनेस है, वो ग्रो कर रहा है लगभग 18% से। इस साल ग्रो किया है FY21 में। वहीं अगर मैं बात करूं, इनका जो बायोलॉजिक्स बिजनेस है वो ग्रो किया है फ्रॉम 15,000 ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ टू ऑलमोस्ट 1,950 करोड़, जो कि एक 29% की ग्रोथ है। जो कि मैंने बताया था, क्योंकि इनका की ग्रोथ इंजन है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हर साल 30% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 25-30% की। वहीं इनका जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस है वो इस साल डिक्लाइन किया है बाय 18%। और जो मेन रीज़न जो है इन्होंने बताए हैं इन दी डिक्लाइन, वो है इनका जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन में इनकी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि दुबई इनका एक की मार्केट है, यूएई जिसे कहते हैं। और वहाँ पर जो है नियो बायोकॉन करके इनकी एक जॉइंट वेंचर है विद अ डिफरेंट कंपनी। तो वो जो कंपनी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटरी एक्शन हो रहे हैं, क्योंकि वो ओवर प्राइस, उन्होंने अपनी कंपनी में कुछ ओवर प्राइस कर रखा था, जिसकी वजह से जो इनका जो जॉइंट वेंचर था वो इस साल इन्होंने तोड़ दिया है। और साथ साथ इनकी जो कुछ जो इनकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में और इंडिया में जो है कोविड से रिलेटेड, कोविड की वजह से जो है कुछ इम्पैक्ट इन्हें देखने को मिला है, जिसकी वजह से इंडिया में जो इन्होंने ग्रोथ एक्सपेक्ट करी थी वो इस साल नहीं हो पाई है। और इस वजह से जो है कंपनी कह रही है कि इनका जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस है, जो ब्रांडेड जेनरिक्स बिजनेस है, उसमें इनको डिक्लाइन देखने को मिला है। अब बात कर लेता हूँ कि रीज़न फॉर द करेक्शन। तो ये जो मैंने रीज़न बताया ये वन ऑफ द मेन रीजंस था, यानी कि जो इनका ब्रांडेड बिजनेस है उसमें जो इन्हें डिग्रोथ देखने को मिली है। बाकी कंपनीज में ऐसा देखा गया था कि जो रेवेन्यूज़ हैं वो और ज़्यादा आए हैं, वहीं इनके रेवेन्यूज़ जो हैं उतने अच्छे नहीं आए थे इस पर्टिकुलर ईयर में। स्पेसिफिकली जो है अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूँ तो अगला जो है इनके जो एमडी है वो उन्होंने रिज़ाइन करा बिकॉज ऑफ सम म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग्स। उस वजह से जो है कंपनी का जो शेयर है वो फॉल हुआ है। साथ साथ इन्होंने जो इनकी गाइडेंस थी उसे जो है रिवोक कर लिया है, यानी कि जो $1 बिलियन की गाइडेंस थी उसे अब 1 साल बाद जो है ये कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की। इस साल मतलब जो है 22 में जो है वो उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। साथ साथ कुछ और रीजंस थे, यानी कि जो आईपीओ था वो भी जो है थोड़ा डिले हो गया है, जिस वजह से जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इस वजह से जो है इन्वेस्ट कर रखा था कि भाई आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है, तो जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगी। क्योंकि वो अब 1 साल से डिले हो गया है, तो वो एक रीज़न है। उसके अलावा जो है नियो बायोकॉन, जो कि इनकी एक सब्सिडरी है जो मैंने बताया था, उसका वाइंड अप होना, और साथ साथ जो है यूएस में जो है जितना मार्केट शेयर एक्सपेक्टेड था गेन करेंगे इस साल, स्पेसिफिकली जो इनका ट्रांसुमैब और इंसुलिन ग्लार्गिन, ये सब जो इनके मेन बायोलॉजिक्स हैं और बायोसिमिलर्स हैं, उनका जो है उसे उतना अच्छा जो है मार्केट शेयर नहीं कैप्चर हो पाया जितना एक्सपेक्टेड था। कुछ की रिस्क की बात कर लेता हूँ इस बिजनेस में। पहला है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो है मार्केट शेयर के अगर अच्छे से गेन नहीं होगा तो जितनी भी R&D ये लोग कर लें उसका जो है उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद है टू मच प्राइस डिस्ट्रक्शन, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन एंटर करता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा जो है हाई डेट,
अगर होता है बुक्स पे तो वो एक की रिस्क मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च इंटेंसिव बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा R&D कॉस्ट की भी ज़रूरत होती है। उसके अलावा जो है इनकी फ्यूचर पाइपलाइन यानी कि जो इनकी R&D है वो एक्चुअली में रिजल्ट देती है या नहीं, उनके क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वो प्रोडक्ट्स एक्चुअली में लॉन्च होते हैं या नहीं, तो वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क रहता है, वो किसी भी फार्मा कंपनी में रहता है। बात कर लेता हूँ इनकी केपेक्स गाइडेंस की, यानी कि इन्होंने कितना गाइड किया है, हम कितना पैसा खर्च करेंगे और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, और ऑलरेडी जहाँ खर्च हो रहा है उस बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। तो कंपनी ने कहा है कि हम इस साल और अगले साल $100 मिलियन खर्च करेंगे, यानी कि $100 मिलियन ऑन दी API साइड एंड $100 मिलियन ऑन दी बायोलॉजिक्स और फिर बायोसिमिलर साइड। तो $200 मिलियन, जो कि लगभग आप मान सकते हैं 1400 करोड़ हो गया। तो यानी 2 सालों में लगभग 2800 करोड़ रुपए खर्च होने के इन्होंने कहा है हम करेंगे, जो कि इंटरनल अक्रूवल्स, साथ साथ थोड़ा डेट और साथ साथ बायोकॉन बायोलॉजिक्स को ये लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, जिससे ये लोग पैसा रेस कर रहे हैं, जो कि उसकी R&D में भी यूज़ हो रहा है और साथ साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन में भी यूज़ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल कैपिटल इन्फ्यूजन हो रहा है ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, साथ साथ जो है प्रोडक्ट पाइपलाइन की रिसर्च में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और बहुत सारे जो है ट्रायल्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो अगर बात करूं तो पेप्टाइड फैसिलिटी एक आने वाली है बेंगलोर में, एक जेनेरिक प्लांट आने वाला है इन वाइजैग, और साथ साथ एक सिंथेटिक फैसिलिटी आने वाली है इन हैदराबाद। ये तीनों ही फैसिलिटी अगले 2 से 3 साल में आने वाली हैं, जो कि इनकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपैंड करेगी और फ्यूचर में जो डिमांड आएगी उसको मीट करने में हेल्प करेगी। अब बात कर लेता हूँ कुछ की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ की, कुछ ऐसी मार्केट्स की जहाँ पे ये लोग जाने वाले हैं। तो चाइना मार्केट में ये लोग एंटर करे हैं यूजिंग अ जॉइंट वेंचर, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूएस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फार्मा जो है वो चाइना में यूज़ होता है, और वहाँ पर भी जो एडवांस मेडिसिन हैं उनको काफ़ी पैसे वाले लोग हैं जो ऑब्वियसली उसे अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। उसके साथ साथ जो इनकी फ्यूचर पाइपलाइन है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इनकी पाइपलाइन के बारे में। एक और जो है चीज़ है वो है इंटरचेंजेबिलिटी। यूएस में जो है एक रूल आने वाला है इंटरचेंजेबिलिटी का, जो कि ये अलाउ करेगा कि किसी भी जो है जो आपकी कोई भी मान लीजिए एक दवा बेचने वाली कोई भी एक अगर दुकानदार है, तो वो अगर या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी है और अगर एक पर्टिकुलर पर्चे पे लिख के दिया गया कि XYZ ड्रग चाहिए, तो उसे उसके जेनेरिक या उसके बायोसिमिलर से जो है, अभी जेनेरिक्स में ऐसा होता है कि वो किसी भी जेनेरिक वर्जन से उसे सब्सटीट्यूट कर सकता है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, वही चीज़ जो है ये बायोसिमिलर्स में जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसका रेगुलेशन पास हो जाता है तो वो एक एडिशनल एडवांटेज होगा, ताकि जो है अगर मान लीजिए एक ओरिजिनेटर ड्रग यानी कि जो एक पेटेंटेड ड्रग है, अगर उसको भी जो है अगर प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसका जो है बायोसिमिलर जो है वो दे सकती है इंश्योरेंस कंपनी। उसके अलावा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि बैंगलोर में, वाइजैग में और साथ साथ हैदराबाद में जो नई फैसिलिटीज़ आ रहे हैं, साथ साथ मलेशिया में भी जो है इनका फेज़ 2 प्लांट आ रहा है, जहाँ पे ये लोग जो है इंसुलिन बनाते हैं। तो ये सारी जो कैपेसिटी है वो जैसे जैसे जो है प्रोडक्शन में आएगी, ऑब्वियसली नेक्स्ट 3-4 साल लगेंगे, क्योंकि 2-3 साल तो ऑब्वियसली उसे बनने में लगेंगे, और लगभग मान के चलिए 1-1.5 साल उसमें जो है FDA और बाकी अप्रूवल्स लेने में भी लग जाएगा। तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अगर आप ये सोचें कि भाई मैं आज खरीदूं और अगले 6 महीने में शेयर भागने वाला है, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि जो की ट्रिगर्स हैं वो आने वाले कुछ सालों में हैं, बट यू नेवर नो राइट। आप अगर वेट करेंगे और भाग जाता है तो ऑब्वियसली आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। तो फाइनली वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बहुत ज्ञान दे दिया। तो ये जो मेरे को जितना समझ में आया, ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा R&D ड्रिवन कंपनी है। इसका जो शेयर है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ऐसा नहीं भागेगा कि ग्रेजुअली भाग रहा है। मुझे लगता है कि क्योंकि जो लॉन्चेस होती हैं वो सालों में आती हैं, कुछ सालों में आती हैं, तो जब भी नई लॉन्चेस आएंगी तब इसका शेयर भागता है। और साथ साथ जैसे जैसे मार्केट शेयर गेन होगा, यानी कि जब इनके मार्केट शेयर के नंबर्स आते हैं या फिर जो है इनके ऑब्वियसली फाइनेंशियल नंबर्स आते हैं, तो जो जैसे जैसे ये लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है इसका शेयर बढ़ेगा। अगर मैं कंपनी की करंट वैल्यू को मैं समझूं, तो अगर आप सिर्फ PE देखेंगे तो आपको 70-75 का PE नज़र आएगा, जो कि आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कंपनी है। लेकिन R&D कंपनीज में क्या होता है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट है वो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रहता है, राइट।
तो कुछ कंपनीज़ हैं जो R&D में बहुत ही कम खर्च कर रही हैं, सिर्फ 5%। ज़्यादातर इंडियन कंपनीज़ की बात करूँ तो 5 से 7% ही खर्च कर रही हैं। वहीं अगर बायोकॉन की बात करूँ तो 13 से 15% खर्च करती है ऑफ द टोटल सेल्स, यानी कि रेवेन्यू। तो उस सेंस में इनके जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े डिप्रेस नज़र आते हैं। लेकिन ये जो R&D कॉस्ट है ना, ये फ्यूचर में ऑब्वियसली आपको डबल फ़ायदा देंगी, क्योंकि ये जो ओवरऑल इतनी बड़ी पाइपलाइन है उसके लिए बहुत ज़्यादा R&D की ज़रूरत है। तो अगर आप आज की बात करें तो अगर आप किसी भी रिसर्चर से या किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे तो बायोकॉन उसकी एक ड्रीम कंपनी की तरह रहती है। जितना मुझे नेट पे पढ़ने पे समझ आया कि भाई बहुत ज़्यादा R&D ड्रिवन कंपनी है, और बायोटेक वालों के लिए तो स्पेशली एक ड्रीम जॉब की तरह है। तो जितनी भी ऐसी कंपनीज होती हैं उनका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं वो है पीपल। एंड जो कंपनी पीपल को अट्रैक्ट कर पा रही है, रिटेन कर पा रही है, वो लॉन्ग टर्म में हमेशा बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी, जो कि अभी तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिखा रही है लेकिन जो है अपने पीपल को रिटेन नहीं कर पा रही है और नए टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, और स्पेसिफिकली हाईली स्किल्ड टैलेंट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल्ड काम है। उसके अलावा इस तरीके के स्टॉक में शॉर्ट टर्म बेट मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी रहेगी। एक लॉन्ग टर्म बेट एक एक थोड़ा आपको आइडिया तो लग ही गया होगा। तो सब कुछ देखते हुए, इनकी पाइपलाइन को, अपॉर्चुनिटी को समझते हुए, ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी तो नहीं है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को वैल्यू मार्केट तब तक नहीं देता जब तक वो अपॉर्चुनिटी रियलाइज़ नहीं हो जाती। तो मुझे लगता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है, अगर आपको इस फील्ड पे थोड़ी भी आप और रिसर्च करें और आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, ये जो बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर का स्पेस है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग स्पेस है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ तभी आप इसमें इन्वेस्ट करिएगा, वरना मेरे हिसाब से मत करिएगा। और ऑब्वियसली जो मेरा पर्सनल क्राइटेरिया रहेगा वो यही रहेगा कि मैं ड्रॉप्स का वेट करूँगा। मैं ऑब्वियसली अपना जितना भी मेरा होल्डिंग है मैं उसका 10% तो अभी नेक्स्ट 1 वीक में इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक थोड़ा गिर चुका है। लेकिन और जो जैसे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसे धीरे धीरे 10 से 15, 15 से 20 ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में अपने जो मेरी वो है उसे लेके जाऊंगा। जितना मुझे इन्वेस्ट करना है उसे नेक्स्ट 100% तक लेके जाऊंगा। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपने हिसाब से। उसके अलावा अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस को देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में वो सब सेल के सिग्नल्स दे रही हैं ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस। मेन रीजंस बीइंग कि भाई जो आपका जो लॉन्च है वो मार्केट शेयर उतना अच्छा गेन नहीं हुआ है, एमडी ने रिज़ाइन किया, एंड जो पास्ट की बातें हैं वो सब बातें करके कि हाँ भाई उतनी ज़्यादा नंबर्स अच्छे नहीं आए। लेकिन मार्केट जो है वो फ्यूचर पे डिपेंडेंट होता है, पास्ट पे बिल्कुल भी नहीं होता। और कंपनी की अगर आप रीसेंट कॉन्फ कॉल सुनेंगे तो वो मुझे लगता है उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स टेम्परेरी हैं। मार्केट शेयर जो है ऑब्वियसली अभी जो है, क्योंकि कोविड के टाइम पे इतना ज़्यादा अच्छे से ये लोग मतलब जो है हॉस्पिटल्स में और इन सब जगहों पे अच्छे से नहीं कर पाए काम, तो इस वजह से मार्केट शेयर नहीं गेन हुआ, क्योंकि एक स्टेटस को टाइप का बन गया था कि जैसा चल रहा है चलने दो, भी बाद में देखेंगे टाइप्स। तो अब जो क्योंकि कोविड की सिचुएशन थोड़ी संभलती हुई नज़र आ रही है, तो कंपनी कह रही है कि हम नेक्स्ट 1 ईयर में जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट टर्म्स में भी हो सकता है कि अच्छे नंबर्स देखने को मिलें। और साथ साथ जो है जो किरण मजूमदार शॉ है उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड है एज एन एमडी एंड एज एन सीईओ। तो बहुत ज़्यादा कंपनी को ट्रांसफॉर्म किया है, और आगे भी जो उनका विजन है वो अगर आप सुनेंगे तो वो सुन के लगता है कि हाँ कंपनी फ्यूचर में भी जो है बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि हमेशा जो है वो विजन जो है वो नंबर्स का नहीं रहता है। वो अगर आप कभी भी उन्हें सुनेंगे तो वो एक ऐसा विजन देती हैं कि हाँ मैं पूरी ह्यूमैनिटी तक जो है मेडिसिन को लेके जाना चाहती हूँ, ऐसी दवाइयों को लेके जाना चाहती हूँ। तो मतलब आपको लगेगा कि हाँ, या मतलब उनका जो मिशन है वो मिशन की तरफ काम कर रही है। और ये जितने भी नंबर्स हैं और ये सब ऑब्वियसली ये सब चीज़ें तो आ ही जाती हैं अगर आप अपने पूरे अच्छे से जो है काम करते हैं। तो फाइनली आईपीओ के लिए अगर आप वेट कर सकते हैं अगले 2-3 साल तक एटलीस्ट, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो राउंड ऑफ फंडिंग्स होंगे ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ऊंची वैल्यूएशन पे होंगे। और आप ये समझ के चलिए जब आईपीओ होगा आज से 2-3 साल के बाद, तो जो कंपनियां आज इन्वेस्ट कर रही हैं एट $4 बिलियन, वो भी एक्सपेक्ट करेंगी कि एटलीस्ट उन्हें $8 बिलियन, $9 बिलियन, $10 बिलियन की वैल्यूएशन पर जो है उसे लिस्ट करवा पाएँ। तो क्योंकि उन्हें भी तो प्रॉफिट कमाना है, वो लोग बेवकूफ़ नहीं है, राइट। तो वो लोग भी चाहते हैं कि भाई अगले कुछ सालों में प्रॉफिट कमाएं और ऑब्वियसली फिर उसे एग्जिट कर जाएं। तो उस सेंस में जो है मुझे लगता है अगर ये $8 बिलियन पे भी लिस्ट होती है तो मान के चलिए कि पूरी की पूरी जो बायोकॉन है जो कि 50,000
करोड़ की कंपनी है उतनी तो सिर्फ आज से 2-3 साल के बाद बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिस्ट होगी। तो उस सेंस में काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए और आपको एक विश्वास चाहिए। तो अगर आप वो विश्वास रख पाते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करिएगा, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं सोच रहा हूँ इसमें इन्वेस्ट करने की, तो मैं इसमें थोड़ा पैसा भी डालूंगा, बाकी पैसा धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। अगर मुझे अच्छी और ज़्यादा ड्रॉप्स मिलेंगे तो आई विल बी इवन मोर हैप्पी। आई डोंट माइंड कि अगर मुझे टेम्परेरली अगले 1-2 साल तक 30-40-50% का लॉस भी दिखाता है मेरा इन्वेस्टमेंट, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ, जब IPO होगा तो जितनी आज की वैल्यू है उससे ज़्यादा ही वैल्यू होगी बायोकॉन के स्टॉक की। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो डिटेल लगा होगा, आपको समझ आया होगा इसकी इन्वेस्टमेंट थीसिस। इसी तरीके की डिटेल वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं ट्विटर पर भी हूँ, आप मेरे ट्विटर हैंडल shubham_TLI द लॉजिकल इन्वेस्टर भी सर्च कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेरा लिंक मिल जाएगा ट्विटर हैंडल का, आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। स्टे इन टच एंड बाय बाय।